At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी की लड़ाई से लेकर देश आजाद होने तक कई ऐसी शख्सियतें गुजरी जिन्होंने मुल्क से बेलौस मोहब्बत की और अपनी जिंदगी देश के लिए लगा दी। ये हर जाति धर्म के लोग थे। कईयों की कहानी हम जानते हैं और कई गुमनामी के अंधेरों में गुम हैं। ऐसी ही एक दास्तान है बेगम अनीस किदवई की। बेगम अनीस किदवई उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के मसौली की रहने वाली थी। उनकी शादी आजादी के हीरो रहे रफी अहमद के छोटे भाई शफी अहमद किदवई के साथ हुई। उनकी जिंदगी सामान्य चल रही थी। पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी थी। शफी अहमद की पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती रहती थी, तो बेगम अनीस भी उन्हीं के साथ अलग अलग जगहों पर जाती रहीं। आजादी के वक्त शफी अहमद किदवई की पोस्टिंग मसूरी में थी। उस वक्त बंटवारा हुआ था और मुल्क में टेंशन का माहौल था। बेगम अनीस ने आज़ादी की छाँव में लिखा है उस वक्त को, उसे पढ़ना चाहिए लोगों को, कि वो जो वक्त था वो कितना मुश्किल था। वो बार बार शफी अहमद किदवई से कहती थी, ख़त लिखती थी कि आप लौट आइए, मसौरी में माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। और शफी अहमद किदवई हर बार उनको टाल देते थे कि अरे ठीक है, हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग संभाल लेंगे कहते हुए। यही अगस्त सितंबर का महीना था। सितंबर में टेंशन ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो उन्होंने ख़त कई लिखे हैं शफी अहमद किदवई को। जो आखिरी ख़त लिखा उन्होंने, उसमें लिखा कि अब आप किसी भी तरीके से करके लौट आइए। तो शफी साहब ने कहा कि देखो यहाँ पर हमारे लोग परेशान हैं, अगर हम उनको सबको निकाल ले जाएंगे तो हम उसके बाद लौट आएंगे। तो क्योंकि रफ़ी साहब केंद्र में थे तो कोशिशें शुरू हुई। सारे लोग मोस्टली निकल गए थे, लेकिन शफी साहब रुके रहे क्योंकि उनका एक नौकर और कुछ 2-3 हज़ार कश्मीरी एक कैंप में फंसे हुए थे। तो उनका कुछ बकाया पैसा देना था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो रुके रहे। सब ने कहा कि लौट आओ, लेकिन वो नहीं लौटे। टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि कुछ भी हो सकता था। और फिर आखिर वही हुआ जिसका डर था। सुबह 9 बजे के आसपास वो अपना निकले कैंप के लिए, रास्ते में ही उनको भीड़ों ने मार डाला। अब यहाँ से शुरू होता है बेगम अनीस का सफ़र। जो हस्बैंड हैं उनकी मौत की खबर उन तक आती है, वो लखनऊ में है, उनकी लाश टुकड़ों में है। सब लोग कहते हैं कि वो लाश बाराबंकी लाई जाए, मसौली उनके आबाई कब्रिस्तान में। रफ़ी साहब मना कर देते, कहते हैं अगर ये लाश वहाँ गई तो लोग बेकाबू हो जाएंगे। जहाँ अभी नफ़रत की आग नहीं फैली है वहाँ फैल जाएगी। तो क्या हुआ, वो लाश दिल्ली में ला करके जामिया के कब्रिस्तान में दफनाई जाती है। बेगम अनीस लखनऊ में है, हफ्ता भर हो जाता है, बहुत बेचैन। वो अचानक तय करती हैं हमको गांधी जी के पास जाना है, और 7वें दिन वो गांधी जी के पास दिल्ली जाने के लिए निकल चल। बेगम अनीस अपनी किताब में लिखती हैं कि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद मैं रोने लगी। फिर गांधी जी ने मुझे समझाया और कहा, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है अनीस, लेकिन अब रो मत, ये आगे बढ़ने का वक्त है। तुम जाओ, सुशीला से हमने कह दिया है, वो तुम्हें काम बता देंगी। तो ये कहती बेगम अनीस कि गांधी जी को तो मैं बताना चाहती थी कि मेरी तकलीफ़ कितनी बड़ी है, मेरे भाई शौहर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, माहौल इतना गंदा है। लेकिन गांधी जी ने उनसे क्या कहा, सुशीला के पास जाओ, सुशीला तुम्हें काम बता देंगी। यानी मैं सुशीला के पास चली आई, सुशीला नैयर। तो उन्होंने तुर्कमान गेट में कैंप लगा हुआ था शरणार्थियों का, वहाँ हमें भेज दिया और कहा कि अब इनके खाने पीने का इंतज़ाम करो और मरहम पट्टी हम तुमको सिखा देंगे। हम करने लग गए। हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए। हम फिर गांधी जी के पास गए तो गांधी जी ने हमें देख करके कहा कि अब ठीक लग रहा है कुछ। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। हम अपना दुख इसलिए भूल गए क्योंकि हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं, किसी का भाई वालिद किसी के मारे गए हैं, किसी के शौहर मारे गए हैं, किसी के बच्चों को उसके सामने कत्ल किया गया है। तो अब लगता है कि हमारा दुख तो बहुत कम दुख है, उनका दुख बहुत बड़ा है। बंटवारे का दर्द सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एक बड़ी त्रासदी सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों पर कहर बनकर टूटी। दंगों के दौरान कई लड़कियां अगवा कर ली गई थीं। और जो उसका जिक्र किया है उन्होंने आज़ादी की छाँव में, कि लड़कियों को बैल और गाय के खूंटों में बांध के लोग रखते थे। यानी हम, सुभद्रा जोशी और मृदुला साराभाई, 3 लोगों ने फिर गांव-गांव जाकर के उन लड़कियों की तलाश शुरू की।
हम लोग गांव जाते थे, वहाँ से लड़कियों को बरामद करते थे, ला करके कैंप में रखते थे। कहीं वो ऐसा मंजर था औरतों के लिए कि बार बार मन करता था कि क्या जान दे दें क्या। भाई इस तरह का माहौल उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था जो हो रहा था। एक गांव में पहुंची तो देखा वहाँ एक लड़की के बारे में पता चला था कि फला गांव में वो है। उस लड़की को लेने पहुंची, गांव वालों ने घेर लिया। सुभद्रा जी और ये दोनों साथ में थी। इनकी कार में आग लगाने लगे। तो इन्होंने कहा आज तुम हमें यहाँ से जला के मार दो, लेकिन हम उस लड़की को ले करके जाएंगे। तो आखिर गांव वालों ने देखा कि दो अकेली औरतें हैं, लड़की को लेने आई हैं, तो पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने फिर इनको मारा नहीं और वो लड़की इनके हवाले की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू होती है एक दूसरी लड़ाई। वो लड़कियों को लेकर के कैंप में आती, फिर उनके रिश्तेदारों से मिलाती और रिश्तेदार लेने से मना कर देते। जिस लड़की को वो छुड़ा के लाई, जब उनकी कार जलाई जा रही थी, उनको मारा जा रहा था खुद को, उस लड़की के भाई ने उस लड़की को रखने से मना कर दिया। अब एक ये दिक्कत और आकर के खड़ी हो गई कि अब इन लड़कियों का करें क्या। तो रफ़ी साहब, क्योंकि उनके जेठ भी थे, उनके पास पहुंची, वो नेहरू जी के पास ले करके गए। तो ये हुआ कि इन लड़कियों को जिनको हम बरामद करके ला रहे हैं, उनके घर वाले नहीं ले रहे हैं या जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही, इनका क्या करें। तो रफ़ी साहब ने सुझाव दिया कि हमको होम बनाने चाहिए पूरे देश में। फिर नेहरू जी ने ऑर्डर कर दिया, होम बनने लगे। हमारे यहाँ मसौली में भी होम बनाए, जहाँ पे पता नहीं कहाँ से लड़कियाँ लाई गई, जिनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया था या जिनको भी उन्हें उठा लिया था। वो लड़कियों को ला के रखा गया, उनको बेहतरीन पढ़ाई दी गई। बेगम अनीस की जिम्मेदारियां अभी यहीं खत्म नहीं हुई थीं। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों का कफन दफन तक हो पाना मुश्किल हो रहा था। एक बूढ़े आदमी थे, उनकी वो एक लड़की के साथ पाकिस्तान से इधर आए थे, पंजाब के इलाके के थे। जब वो आए तो बीमार बहुत थे, ये लोग उनकी खिदमत करती थी, बेगम अनीस और इनकी लड़की, इनका तो पूरा परिवार ही खिदमत कर रहा था। तो क्या हुआ, वो जो बूढ़े आदमी थे वो अचानक ख़त्म हो गए। अब लड़की जो उनके साथ आई थी, जिसको बहुत हिफाजत से लेकर गए थे, इन्होंने कहा कि अब भाई आदमी ख़त्म हो गया है, वॉलंटियर है नहीं, चलो इसका कफन दफन करते हैं, नहला देते हैं। तो लड़की ने कहा हम तो भाई हाथ नहीं लगाएंगे। उसका वालिद जो उसे उस झगड़े से बचा करके ले करके कैंप में आया था, लड़की ने मना कर दिया कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, वॉलंटियर हैं नहीं। तो क्या किया, बेगम अनीस और उनकी बेटी दोनों ने मिल करके उनका कफन दफन किया। कोई कब्र खोदने वाला नहीं था, कब्र खोदी। फिर तो ये सिलसिला निकल गया कि जो कैंप में मरता था वो लोग कब्र खोती थी, दफनाती थी। हमको लगा ये अचानक ये इन्होंने कैसे कर लिया। तो जानते हैं, हमको शफ़ी साहब का एक ख़त जो उन्होंने बेगम अनीस को लिखा था मसूरी से, वो हमने पढ़ा। उन्होंने लिखा मसूरी में जब दंगे हो रहे थे, यानी हमारे सामने हमारे लोगों की, हमारे साथ उठने बैठने वालों की लाशें पड़ी हुई थी और हमको अपना काम करना था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जा कर के चीज़ों को संभालना था। लेकिन वो लाशों के ऊपर से जब पैर रख करके हम निकलते थे तो मन कचोट जाता था कि कोई नहीं था कि इनका कफन दफन करे। तो क्या किया हमने और हमारे एक नौकर ने, बड़े बड़े गड्ढे खोदने शुरू किए, उनमें उन लाशों को दफनाते थे, ऊपर से पतावर, झाड़ झंकार ये सब डाल देते थे। जब वो ख़त हमने पढ़ा, हमने कहा ये बात है, शफ़ी साहब की दी हुई जो एक दिखाया हुआ रास्ता था, वो बेगम अनीस ने कैसे याद कर लिया था। जो औरत घर से नहीं निकली थी, उसने उस शरणार्थी कैंप में जा कर के बंटवारे में खड़े होकर के लोगों की लाशें दफनाई हैं। बेगम अनीस के इन्हीं कामों की वजह से क्या हुआ, कांग्रेस ने तय किया कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। तो सन 56 में और सन 62 में 2 बार वो राज्यसभा रहीं। सन 82 में उनका इंतकाल हो गया। बेगम अनीस की ज़िंदगी, कई बार लोगों को लगता है कि जैसे हमने जो देखा है वो उन्होंने लिख दिया, लेकिन उनके अंदर एक लिटरेरी स्किल बहुत अंदर तक था। जब आप उनकी बाकी किताबें पढ़िए तो आपको लगेगा कि हाँ, ये स्किल उनका उतना नहीं खुल के आ पाया, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा कामों में लग गई बंटवारे के मसलों पर। अगर उन्हें वो मौका मिला होता, सुकून का वक्त मिला होता, तो शायद वो बहुत अच्छी नावल निगार होती और उनकी किताबें दुनिया में पढ़ी जा रही होती। क्योंकि वो जो तकलीफ़ में उन्होंने लिखा है आज़ादी की छाँव में, वही इतनी शानदार किताब है, 300-350 पेज की है करीब वो। अगर आप पढ़िए तो आपको लगेगा पूरा आज़ादी का दौर आपके सामने चल रहा है। गांधी जी की मौत पे तो जो उन्होंने लिख दिया है शहादत पर कि उस पगलेट का नाम नहीं लिखा है कि जिसने उनको गोली मारी, लेकिन जो शहादत का उन्होंने वो लिखा है हिस्सा, वो बहुत बड़ा है और बहुत बारीकी से देखा हुआ। या आश्रम के बारे में लिखा है उन्होंने,
सुभद्रा जोशी के बारे में लिखा है। सुभद्रा जोशी बाद में, सुभद्रा जोशी को तो रफ़ी साहब ने इलेक्शन लड़ा दिया था, वो अचानक से लोकसभा मेंबर भी हो गई थी। तो ये आज़ादी की वो औरतें थीं जिन्होंने आज़ादी के बाद, बंटवारा एक बहुत बड़ा ज़ख्म था जिसमें धमक करके काम किया, लोगों को संभाला, औरतों को संभाला, औरतों के लिए काम किए। अब उनको तो कोई नाम नहीं लेता है। वो जो ज़ख्म भरा आज़ादी का, वो बेगम अनीस जैसी लोगों की वजह से भरा। और हमको सोचना चाहिए कि हाँ, हमको ऐसे ही काम करने होंगे जितना भी मुश्किल वक्त आएगा। बेगम अनीस ने एक जगह लिखा हुआ है कि पहले हम बहुत परेशान हो गए थे जब हम पहुँचे थे, हमको लगता था ये लाशें बिछी, किसका कत्ल कर दें या हम खुद को मार लें। लेकिन कहने फ़ौरन संभल जाते थे कि भाई अगर हम लोग अपना आपा खो बैठेंगे तो फिर क्या होगा। तो वो गांव-गांव टहली हैं, गांव-गांव से लड़कियों के लिए खिदमत की है, बंटवारे में लोगों को दुख दर्द बांटते हैं। आज हम बेगम अनीस किदवई को क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज के वक्त में जब चारों ओर नफरत हावी है, ऐसे में हमें उनसे लड़ने का जज्बा लेना चाहिए। बेगम अनीस जैसी शख्सियत को आपको याद रखना चाहिए, उन पर हमेशा बात करनी चाहिए। और शफ़ी साहब के किरदार को भी थोड़ा और गौर से देखना चाहिए कि जिन्होंने साफ पता था कि हाँ, हम मार दिए जाएंगे। भाई हर आदमी, इस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, धमकी के फ़ोन आते थे उनके पास रात रात में कि आपको कल सुबह मार देंगे, आपको घर, शीशे, उनके खिड़कियों के शीशों पर पत्थर मारे जाते थे। लेकिन उन्होंने ये बात ख़तों में सब छुपाई। कहें बेगम अनीस लिखती, कहने जब वो ख़त हमें कुछ भेजते थे, लड़कियों को खास करके जब अपनी भेजते थे बेटियों को, तो जैसे लगता था कि वो बहुत इत्मीनान से हैं और हम लोग परेशानी के माहौल में। लेकिन वो बहुत तकलीफ़ में थे और फिर उनका आखिर में भाई शहीद हुए वो। तो ये जो पूरी कहानी है रफ़ी साहब की, शफ़ी साहब की, या बेगम अनीस की, या सुभद्रा जोशी की, या मृदुला साराभाई दंगे में जब एक वक्त आया कि इन लोगों ने कहा कि भाई खाली हिंदुस्तान में तो लड़कियों को नहीं किडनैप किया जा रहा होगा, उठाया नहीं जा रहा होगा, पाकिस्तान में भी उठाया जा रहा होगा। तो मृदुला साराभाई बिना बताए पाकिस्तान चली गई कि हम वहाँ से लड़कियों को बरामद करके लाएंगे, और लाई वो। तो ये वो औरतें थी जिनमें कितनी हिम्मत थी, हम ये सोचते हैं, और कितनी क़ुव्वत थी कि हम लड़ेंगे। और इन सब ने अपने अपने बहुत करीबी लोगों को खोया था। ना इन्होंने हिम्मत हारी, ना ये मायूस हुई, ना ये रोने बैठी, इन्होंने काम किए। तो ये एक रास्ता नहीं है हमारे लिए कि जब इतना मुश्किल वक्त आज हमारे सामने भी खड़ा है, ऐसा नहीं कि हम बहुत सुकून के वक्त में हैं, तो हमको भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए। हमको बेगम अनीस को देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। इस वक्त देखिए हालात बड़े ख़राब हैं, ये सच बात है, नफ़रत का माहौल है। और हम लोग उम्मीद करते थे हुकूमतों से कि हुकूमतें नफ़रत पे पानी डालेंगी, नफ़रत को बढ़ने से रोकेंगी, लेकिन हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करती। आखिरी में करना हम ही लोगों को पड़ता है। बंटवारे के वक्त में भी हमारे ही लोगों ने जाकर के वो सारे ज़ख्म भरे, लड़े उनके लिए। तो ये जो माहौल है, एक गंदा माहौल है, भाई भाई को बांटा जा रहा है, औरतों के साथ बहुत जुल्म हो रहे हैं। ऐसे में हमको अपने पुराने किरदारों से सीखना होगा, अपने ही इतिहास में जाकर के ये देखना होगा कि जब इस तरह का माहौल था, जब दिलों को बांटा जा रहा था, जब नफ़रत फैलाई जा रही थी, और नफ़रत फैला ही क्या, नफ़रत को एप्रिशिएट किया जा रहा था, फूल माला पहना करके नफ़रत फैलाने वालों का स्वागत हो रहा था, तब हमको क्या करना था। तो बेगम अनीस हैं, या मृदुला साराभाई हैं, या महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस थे, सुभद्रा जोशी थी, पंडित जी थे, सब लोगों ने रास्ता दिखाया है। मौलाना आज़ाद थे, रफ़ी साहब थे, कि इस तरह के माहौल में आगे निकलना होगा। नफ़रत को मोहब्बत से ही जीतना होगा। नफ़रत कभी नफ़रत से नहीं हारेगी और बल्कि भड़केगी। हम लोगों को नफ़रत को आग समझना होगा। उसको रोकने के लिए एक ही चीज़ है, पानी। आपको पानी या मिट्टी डालनी होगी। हम कहते नहीं कि अब इस पे मिट्टी डालो झगड़ों पे, इसीलिए कहते हैं कि अब इसके बाद अब इसको मत भाई कुरे दो। तो ये जो नफ़रत का माहौल है, इसको कुरेदिए मत, इसको रोकिए, और जहाँ से हो सके वहाँ से रोकिए, और मोहब्बत पे अपना यकीन हमेशा बनाए रखिए। पैगाम नेटवर्क की ओर से हम बेगम अनीस किदवई और उनकी साथियों को सलाम पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जिस चमन को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, एकता और मोहब्बत का जो पैगाम दिया, उसे हम सहेज कर रखेंगे।